नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सप्ताह का साक्षात्कार के साथ मैं प्रतुल जोशी एक बार फिर उपस्थित हूं और मैं आपको बताऊं कि आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में जो कि हिंदुस्तान की एक अकेली शख्सियत हैं और एवरेस्ट से जिन्हें बहुत प्यार है, जिन्होंने कि एवरेस्ट को 7 बार फतेह किया है और ये एक रिकॉर्ड है जो कि हिंदुस्तान के किसी और शख्स के नाम नहीं है। और इस शख्सियत का नाम है लवराज धर्मशक्तू। लवराज जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। ये बताइए कि ये जो 7 बार आपने एवरेस्ट फतेह किया और अभी हाल में भी आप 8वीं बार की तैयारी में थे, लेकिन किसी कारणों से वो 8वीं बार अभियान बीच में आपको रोकना पड़ा। तो ये प्यार, ये मोहब्बत, ये उल्फत, ये खुलूस एवरेस्ट के लिए जो इतना है, इसके पीछे क्या राज है, क्या वजहें हैं? सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम बहुत प्यार से सुनते हैं सभी लोग। जहाँ तक एवरेस्ट की बात है तो बहुत सारे लोग पूछते भी हैं मुझे कि आप बार बार क्यों जाते हैं। जब भी मैं जाता हूँ तो मेरा हमेशा एक थीम होता है, एक सोच होता है उसके प्रति। इस बार मैं एवरेस्ट में जाऊंगा तो वहाँ पे क्या करूंगा, कैसे वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे सेव कराना है, लोगों को कैसे बताना है इसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, और ग्लेशियर जो अभी सिकुड़ रहे हैं उसके बारे में, प्लस ह्यूमन वेस्टेज जो वहाँ पे फैला हुआ है उसको कैसे नीचे ले आना है। तो इस तरह से मेरा थोड़ा एजुकेशनल भी जो है एक्सपीडिशन होता है। और मैं डिफरेंट डिफरेंट रूट से गया हूँ, चाइना से भी गया हूँ 3 बार और नेपाल से तो हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारे और पीक्स में भी गया हूँ, क्या वो इंडिया में, नेपाल में। तो हमेशा यही रहा कि एक्सपीडिशन में मैं जाता हूँ, मेरा एम ये नहीं होता है कि मैं टॉप में पहुँचूँ। मेरा एम ये होता है कि मैं कितने अच्छी तरह से जो है जहाँ तक पहुँच सकता हूँ और किस रूट से मैं पहुँच रहा हूँ, कितना टफ रूट वो है, ये मेरा मेन रहता है। और इसीलिए मैं बार बार जाता हूँ। इस बार भी हम लोग जब गए थे तो किसी कारण से, कुछ फॉर्मेलिटीज के कारण से हम लोग थोड़ा सा लेट थे यहाँ से। जब लोग बेस कैंप से कैंप 3 टच करके वापस आ गए थे, रोटेशन जो फर्स्ट रोटेशन था वो लोगों का कंप्लीट हो चुका था, तब मैं बेस कैंप पहुँच रहे थे हमारी टीम। तो थोड़ा सा लेट भी था। फिर कोरोना का एक बहुत बड़ा मार हमारे टीम के, लगभग वहाँ पे काफ़ी टीमों के मेंबरों को पड़ा, वो हमारे टीम को भी पड़ा। तो फाइनली हेडक्वार्टर से ये डिसाइड हुआ कि भाई इस बार उसको कैंसिल करो और सेफ्टी को देखते हुए, और नेक्स्ट बार हम लोग इसको दोबारा लॉन्च करेंगे। जी जी जी, यानी कोरोना की मार ने जो है आपके भी अभियान को थोड़ा प्रभावित किया। हाँ, एक ही हमारा नहीं, वहाँ पे बहुत सारे टीम के जो लोगों को जो है कोरोना का असर पड़ा। और मुझे अपनी टीम का थोड़ा सा दुख इसलिए है कि उसमें एवरेस्ट जैसे एक्सपीडिशन के लिए जो है बहुत कम चांस मिलता है लोगों को, और बहुत सारे यंग लोग थे और पहली बार एवरेस्ट के लिए आ रहे थे हालांकि, और उनके लिए ये एक गोल्डन चांस जिसको बोलेंगे, अब आने वाले टाइम में मिलेगा भी नहीं मिलेगा उनको, पर ये एक बहुत अच्छा चांस था दो जो उनका जो है मिस हुआ। तो मुझे उसका थोड़ा सा दुख है कि भाई मेरे साथ जो ये इनको मैं टॉप तक नहीं पहुंचा पाया। अदरवाइज अब उस सेफ्टी को भी देखना पड़ता है, सब कुछ वहाँ पे देखना पड़ता है। हमारे साथ जो रघुवीर लाल आईपीएस आईजी हैं यूपी कैडर के, वो हमारे लीडर थे और बहुत टफ क्लाइंबर और बहुत ही क्लियर डिसीजन उनका, क्लियर जो हुक्म बोलते हैं वो था उनका। बहुत ही अच्छा उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में भी हमें मौका मिलेगा उनके साथ काम करने का। जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि रघुवीर जी जो हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आकाशवाणी से की है। जी जी। और आकाशवाणी ओबरा में उन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया था हाँ और कुछ दिन वो आकाशवाणी ओबरा में रहे, वहाँ पर उन्होंने नौकरी की। उसके बाद फिर उनका सिलेक्शन आईपीएस में हुआ। तो एक आकाशवाणी का जो कनेक्शन है जी। वो आपके इस अभियान के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा था। ये मैं पहली बार सुन रहा, हालांकि उनके मुंह से हमने ये बातें कभी नहीं सुनी। और वो एक बहुत किसी इतने सीनियर पोस्ट में होने के बाद जो है उनका जो व्यवहार है, उनका जो काम कराने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, और अपने आप में बहुत फिट है वो। 2 बार सबमिट के लिए ट्राई किया उन्होंने भी, और मौसम खराब, फिर कोरोना का इसके कारण जो है उनको भी वापस आना पड़ा। कई बार
सोच के थोड़ा सा दुख जैसा होता है, ऐसा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार जो है आप लोग इस समिट के लिए फिर से कोशिश कर सकते हैं। जरूर जरूर जरूर। अच्छा ये बताइए कि जैसे हम लोगों के पास जो एक सामान्य जानकारी है वो ये है कि एक बेस कैंप होता है और दूसरी ये है कि एक समिट होता है ना। तो बेस कैंप और समिट के बीच में और कितने पड़ाव हैं? बेस कैंप से टोटल 4 पड़ाव है। बेस कैंप हो गया, उसके बाद कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 और समिट कैंप, कैंप 4 भी बोलते हैं उसका हम लोग, जिसको साउथ पोल भी बोलते हैं। समिट कैंप 26,500 फीट पर लगता है। और यदि आप काठमांडू से चलते हैं तो 25 मिनट की फ्लाइट है लुकला, और लुकला से फिर आपको 10 दिन लग जाते हैं बेस कैंप पहुंचने में। कुछ लोग 9 दिन में भी करते हैं, कुछ लोग 10 दिन में भी करते हैं, और जो ट्रैकर जाते हैं वो लोग, कई लोग 12 दिन भी कर लगाते हैं, लेकिन बीच में 2-3 दिन रेस्ट करते हैं एक्लेमेटाइज के लिए। हम भी 2 दिन रेस्ट करते हैं एक्लेमेटाइज के लिए। कभी कभी हम लोग 3 दिन भी कर लेते हैं, ये वो टाइमिंग को देखते हुए। और जब सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे जी जब 1953 में गए थे, तब जो है जीरी से शुरू होता था। बहुत सालों तक जो है वो जीरी से ही जाते थे। जब लुकला एयरपोर्ट बना उसके बाद फिर जो है मैक्सिमम लोगों ने जो है लुकला से जाना शुरू किया, तो उसमें 8-9 दिन बच जाते हैं। और यदि आप ड्यूरेशन की बात करते हैं तो लगभग 2 महीने उसमें लग जाते हैं पूरे एक्सपीडिशन में। जी जी। तो आपकी ये जो रोमांस विद एवरेस्ट है, मैं कहूँगा ये किस सन से शुरू हुआ है, किस वर्ष में ये शुरू हुआ है? एक्चुअली मुंशियारी का बोना करके गांव है, जहां आज भी रोड के लिए सोचना पड़ता है, काफ़ी दूर है और रिमोट एरिया है। काफ़ी टफ लाइफ उस टाइम में हमने जिया वहाँ पे। और जब हमारा बचपन था वहाँ पे, तो हमने देखा कि वहाँ पे 35 किलोमीटर जो है हम पैदल चलते थे। 35 किलोमीटर पैदल जाके राशन पानी लेके आते थे वहाँ से नीचे से। और बहुत टफ लाइफ था। और जब थोड़ा सा बड़े हुए और थोड़ा सा पता लगा कि भाई इस तरह से कोई गेम भी होता है क्लाइंबिंग का, माउंटेनियरिंग का, फिर शुरू किया मैंने। और जब मैं 17 साल का था तब से मैंने शुरू किया, और बहुत सारे एक्सपीडिशन मैंने किए इंडिया में। लगभग टोटल एक्सपीडिशन की यदि मैं बात करूं आज, तो लगभग मैंने 55 का एक्सपीडिशन किया, जिसमें कुछ ट्रैक हाई टू ट्रैक भी है। और मैक्सिमम मैंने इंडिया में ऑलमोस्ट जो है कुमाऊं में, गढ़वाल में, लद्दाख में, सभी जगह जो है मैक्सिमम जो 7,000 के पीक है उनको ऊपर मैंने अभियान करने की कोशिश की, सक्सेस करने की कोशिश की। और अच्छा सक्सेस भी मिला। बहुत सारे लोगों को गाइड करने का मौका मिला, लीडरशिप करने का मौका मिला। शुरुआत मेरा बिल्कुल बचपन से हो गया था, जब मैं 17 साल का था। क्या वर्ष क्या रहा होगा, कौन से ईयर में? मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैं, ये था आपका 1989। जी जी जी। तो आपके क्या लोगों में इस तरह की टेंडेंसी थी, कुछ उनकी ऐसी प्रवृत्ति थी कि वो वहाँ पर माउंटेनियर टाइप के लोग थे? क्योंकि मुंशियारी में शायद आपका बचपन बीता है। हाँ, मेरे पिताजी सिल्क रूट का बिजनेस करते थे तिब्बत में 62 से पहले। और 62 में जब वो सिल्क रूट बंद हो गया, तो उसके बाद फिर पूरे मुंशियारी वाले एरिया वालों ने जो है, मुंशियारी के जितने भी समाज के लोग हैं, सब ने फिर वो सिल्क रूट का एकदम ही बिजनेस टूट गया, तो सभी ने जो है अपने बच्चों का एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। और लोग जो है मुंशियारी नीचे जोहार बोलते हैं, तेजम, चिमटिया, भैंसकाल, ऐसे थल में, ऐसे जगह में, कुछ लोग हल्द्वानी में बस गए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसके लिए। तो पिताजी 13 बार जो है कैलाश मानसरोवर गए थे, जब इसके बिजनेस के सिलसिले में। और उनका भी थोड़ा सा एक वो था कि वो बीच बीच में बताते रहते थे वो कैलाश मानसरोवर के बारे में, या फिर अपने सिल्क रूट के बारे में। वो बोलते थे कि मिलम से जब हम लोग तिब्बत के लिए जाते थे, तो बाजे गाजे के साथ लोग स्वागत करके जो है आगे गंगधार बोलते हैं, वहां तक लोग लेके जाते थे। तो उस टाइम में ऐसा होता था, बोलते थे वो कि भाई बंदा आदमी जा तो रहा है पर वापस आएगा भी नहीं आएगा, इस तरह से। तो ऐसे कई कहानियां जो उनके साथ घटा था वो बताते थे। क्योंकि उस जमाने में एक्लेमेटाइज क्या होता है या फिर हाइल्ट्यूड में बीमारियां क्या होती, वो लोगों को इतना पता नहीं था। और सिर्फ ये बोलते हैं कि पहाड़, मतलब हाइल्ट्यूड को धुर, हमारे लोकल लैंग्वेज में धुर बोलते हैं, तो धुर लग जाना बोलते थे। तो सिर दर्द होना, उल्टियाँ आना, इस तरह से, क्योंकि वो बहुत फास्ट चलते थे वो लोग। और उससे क्या है, इनको कई लोग ऐसी इस तरह से मर जाते थे।
तो वो बहुत सारे किस्से इससे सुनाते थे, तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आता था उनकी बातों को सुन के। तो इससे भी थोड़ा-सा मुझे लगता है कि मैं इस ओर थोड़ा-सा आकर्षित हुआ। बाकी हमारे गाँव में इस तरह से कोई माउंटेनियरिंग का इतना वो नहीं है। मैंने पूरे हमारे मुनस्यारी एरिया के लोगों को काफ़ी जो समाज का ग्रुप है, उसमें कई बार समाज के फंक्शनों में भी बोला लोगों को कि भाई आप लोग कोर्स करो, फलाने-फलाने जगह से कोर्स होता है और कोर्स का शेड्यूल ऐसा होता है, कितना फीस लगता है, ये सब मैंने उनको बताया, पर लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखा। तो अभी भी ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं रखते हैं इसमें, खासकर हमारे एरिया के लोग। जी, लेकिन कम से कम आप एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने कि एक बहुत ही अनूठा कीर्तिमान जो है वो स्थापित किया है। ये बताइए लवराज जी की जैसे आपने कहा कि 1989 से आपने शुरू किया, तो आपका जो पहला एक्सपीडिशन था उसमें कोई गवर्नमेंटल सपोर्ट था? और बाद के जो एक्सपीडिशन थे, जैसा कि मैं अपने श्रोताओं को बताना भी चाहूंगा कि आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में काम कर रहे हैं, तो बाद में तो आपको हो सकता है कि बीएसएफ वालों ने भेजा हो, लेकिन शुरू में क्या था? शुरू में ये एक फन जैसा था मेरे लिए। मैं लखनऊ में जो है बहुत सारे बैंक के जो हमारे मुंशियारी के थे, केदार सिंह मर्तोलिया, गंगा सिंह मर्तोलिया, प्रहलाद सिंह बुरफाल, मेरे खुद भाई इंद्र सिंह धमसत्तू और पुरमल सिंह धमसत्तू, ऐसे बहुत सारे लोग थे वहाँ जिन्होंने एडवांस कोर्स किया हुआ था माउंटेनियरिंग का। तो मैं उस टाइम छोटा ही था, तो मैं उनको बोलता था कि मुझे भी ले जाओ, मुझे भी ले जाओ। तो ठीक उसी दौरान जो है 10 तरह की छुट्टियां थी, तो मैं भी उनके साथ चल पड़ा। उस टाइम तो ये था कि भाई बेस कैंप तक जा रहा हूँ, अब कुछ भी नहीं मालूम था मुझे, पर मैं गया था उसमें। और वो मेरा एक सक्सेसफुल एक्सपीडिशन रहा। जब इसको कोर्स कराओ, फिर मैंने बेसिक कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया और फिर उत्तरकाशी में इंस्ट्रक्टर भी लगा। तो ऐसे करके मेरा जर्नी शुरू हुआ। तो मुझे स्टार्टिंग का तो इतना वो नहीं था, पर धीरे धीरे जब मैंने कोर्सेज किया वो क्या, उसके बाद मुझे नेचर से थोड़ा सा लगाव जैसा हुआ। फिर ये लगा कि देखना चाहिए आगे क्या है। इस तरह से फिर मैं इन्वायरमेंट पे, ग्लेशियर के ऊपर कुछ रिसर्च भी अपने तरीके से जो है रिसर्च करने लगा और लोगों को इसके बारे में बताने लगा ग्लेशियर कितना मेल्ट हो रहा है। एवरेस्ट में ऑलमोस्ट हर दूसरे साल में जाता हूँ, तो मुझे आज भी पता है कि 2006 में ग्लेशियर कैसा था, कहाँ पे था, और जो आज रॉकी एरिया जो खुला हुआ है वो सब कितना था। मेरे पास फोटोग्राफ भी है। उसके बाद 2009 में गया मैं, 2012 में, 13 में, सबका मेरे पास उस एरिया के फोटोग्राफ्स हैं। तो मैं आज बता सकता हूँ कि तब इतना इतना बर्फ होता था, इतना इतना ये था। तो अब कितना सिंक हो गया, कितना ग्लेशियर पीछे चला गया, सिकुड़ गया। इन चीज़ों पर मैंने काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश की अपने तरीके से। वैसे फ्लोरा फौना से भी मैंने रिसर्च करने की कोशिश की, जहाँ पे लो एल्टीट्यूड में प्लांट्स के बारे में और वहाँ के जंगली जानवर, वहाँ के बर्ड्स के बारे में और बटरफ्लाई के बारे में, इस तरह से रिसर्च करने की कोशिश की और वो लोगों तक पहुँचाने की भी कोशिश की मैंने। जी, 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 बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। एक बात है जो कि एवरेस्ट के बारे में अखबारों में कई बार आ भी चुकी है कि वहाँ जो विभिन्न ग्रुप जाते हैं, तो आज एवरेस्ट के सामने भी पर्यावरण की बड़ी चुनौतियां हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ पर लोग प्लास्टिक के चीजें फेंक देते हैं और भी सामान फेंक देते हैं। ऐसा आपने महसूस किया? एक्चुअल में अभी क्या हो गया कि माउंटेनियरिंग फील्ड को या एडवेंचर फील्ड में ना एकदम ही चेंज आ गया है। और पहले जो है वो लोग जो नेचर लवर होते थे, जो एक्चुअल में एडवेंचर करना चाहते थे, ऐसे लोग जाते थे। लेकिन अब खास कर यदि एवरेस्ट की बात करूं तो मैंने बहुत सारे इतने लोग देखे, मैं इतने बार गया और ये कुछ ही सालों से दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एवरेस्ट के लिए आते हैं। ट्रेनिंग ही जो है वो बेस कैंप में ट्रेनिंग करते हैं, जूता पहनना बेस कैंप में सीखते हैं, क्रैम्पॉन पहनना बेस कैंप में सीखते हैं, रोप में जाना बेस कैंप में सीखते हैं। मैं वहाँ के शेरपाओं को सलूट करना चाहूँगा, जो शेरपा गाइड्स होते हैं, हाइकिंग गाइड्स होते हैं, उनको सलूट करना चाहूँगा, क्योंकि उनके बिना इम्पॉसिबल है क्लाइंबिंग करना। और वो लोग रोप फिक्स भी करते हैं, वो लोग सामान भी लेके चलते हैं, वो लोग आपको गाइड भी करते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं, तब जाके जो है ज़्यादातर मेंबर जो है टॉप में पहुंचते हैं। क्योंकि आज मैक्सिमम वो आगे जो सिर्फ एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं, एवरेस्ट चढ़ गया वापस आए। और कई लोगों मैंने खुद देखा कि कई लोग तो बेस कैंप में सामान जो है उन्होंने बेच दिया, डाउन सूट, हेलमेट, जो भी सामान था ना सारा वहीं पे
कुछ शेरपाओं को गिफ्ट कर दिया, कुछ भेज दिया। उन्होंने बोला कि आप मेरे काम का नहीं। भाई ये तो एक आपका यादगार चीजें हैं, ये तो टॉप में पहुंचा हुआ है। बोला नहीं मैंने सबमिट कर लिया, बहुत हो गया। ऐसे भी मैंने बहुत सारे लोग देखे, अपना अपना सोच है। एक कोई बिजनेसमैन मिला था मुझे और वो दूसरी बार आ रहा था एवरेस्ट में, तो मैंने बोला कि भाई आप दूसरी बार आ रहे हो और आपने लगभग 50-60 लाख रुपया खर्च कर दिया। अभी एक फ्रेंड को भी आप बेस कैंप में लेके आ रहे थे कि भाई बोर नहीं होऊंगा मैं करके, बेस कैंप तक लेके आ रखे हैं, तो इसका क्या है, आप तो दूसरे फील्ड में है। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं एवरेस्ट चढ़ के आऊंगा तो मैं लोगों को बोलूंगा देखो मैंने एवरेस्ट किया, और मैं ऐसे बोल के जो है अपने बिजनेस को जो है और ग्रो और ज्यादा ग्रो कर सकता हूँ। वो उनकी सोच थी। तो इस तरह से बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं और अभी लोगों के पास काफी अच्छा जो लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ गया, लोगों के पास अच्छे पैसे आ गए, लोगों के जॉब भी अच्छे हो गए। तो अब काफी लोग ये चाहते हैं कि उसके थ्रू मैं कहीं दूसरे बिजनेस को जो है आगे बढ़ाऊं। तो इस टाइप से अभी काफी आ रहे लोग। इस कारण से जो है काफी वहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स आ रही। नहीं तो हर माउंटेनियर चाहता है कि मैं अपना कूड़े को कम से कम गंदगी फैलाऊं, अपने मैक्सिमम सामान यूज करके जो बचा हुआ चीजें उसको वापस ले आऊं। तो ट्रू माउंटेनियर की कोशिश होती। कई बार होता है कि वेदर सपोर्ट नहीं करता है, मौसम खराब हो जाता है, कुछ मेंबर्स की तबीयत खराब हो जाती है, तब किसी कारण से कुछ चीजें छोड़नी पड़ती, पर अक्सर ऐसा नहीं होता है। और तो अभी भी नेपाल गवर्नमेंट ने काफी अच्छा उस एरिया में, क्या नेपाल टूरिज्म ने सभी एरिया में, ट्रैकिंग एरिया है या फिर एक्सपीडिशन माउंटेन एरिया है, किसी भी माउंटेन में है, वहाँ पे उन्होंने बहुत ही सख्ती रखा हुआ है और काफी हद तक वो सफाई करते हैं। इस बार भी जो है उनका 6-7 पीकों में जो है नेपाल आर्मी के एक्सपीडिशन गया था, जिन्होंने काफी सामान जो टूट गए थे किसी कारण से, वो डेड बॉडीज तक उठा के ले आए। तो एक अच्छा पहल उनका है इन्वायरमेंट के प्रति। जी, और हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि यही अप्रोच होनी चाहिए और एवरेस्ट जैसी बहुत ही नायाब जगह जहाँ की पूरे दुनिया के एवरेस्टर माउंटेनियर्स की निगाहें रहती हैं। अच्छा, ये बताइए लवराज जी की इतने एक्सपीडिशंस आपने किए, 7 मतलब बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है। एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोरके तो एक एक्सपीडिशन से पूरी दुनिया में छा गए। तो आपके जो एक्सपीडिशन थे उसमें आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? उस टाइम जब सर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोरगे जी ने जो क्लाइंबिंग किया, वो क्लाइंबिंग एक्चुअल क्लाइंबिंग था, बहुत ही चैलेंजिंग था, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग। आज भी ऐसा, ऐसी बात नहीं है, माउंटेन वही है, बर्फ वही है, हवा वही है, टेम्परेचर आज भी वही है, ऐसा डिफिकल्टीज में कहीं वो नहीं। लेकिन उस जमाने में इक्विपमेंट इतना अच्छा नहीं होता था और ऑक्सीजन के सिलेंडर भी इतने अच्छे नहीं होते थे। क्या वो टेंट है या क्लाइंबिंग बूट है या और इक्विपमेंट, जितने भी इक्विपमेंट थे वो काफी काफी भारी होते थे। और उस जमाने में इस तरह से एक्सपीडिशन करना बहुत ही मुश्किल था, चैलेंजिंग था। वो एक एक्चुअल चैलेंजिंग था। अभी यदि एवरेस्ट की बात करें, अभी तो एवरेस्ट में अभी सारे शेरपा गाइड्स होते हैं जो रोप लगा के दे देते हैं, लोग रोप लगा देते हैं और ऑक्सीजन ये सब वहाँ वो लोग कैरी करते हैं। तो अभी एवरेस्ट में इतना मुश्किल नहीं है। यदि आप मुश्किल कहेंगे तो फंड जुटाना बहुत मुश्किल है एवरेस्ट के लिए, क्योंकि लगभग 22 से 25 लाख रुपया आपका खर्चा आ जाता है एक नॉर्मल एक्सपीडिशन करने के लिए, नॉर्मल एजेंसी को चुनने के लिए। इतना खर्चा एवरेस्ट के लिए आता है कि नेपाल टूरिज्म का जो रॉयल्टी है वही $11,000 तो सिर्फ रॉयल्टी आता है। तो बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन अभी इक्विपमेंट बहुत अच्छे हैं, लाइट वेट इक्विपमेंट है, ऑक्सीजन सिलेंडर काफ़ी अच्छे आ रखे हैं, जिसमें 1200 लीटर के जो है सिलेंडर होते हैं और बहुत लाइट वेट है, काफ़ी लंबा चलते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर, और उसका रेगुलेटर मार्क से बहुत अच्छा है। तो अभी काफ़ी ठीक है। इजी तो मैं नहीं बोलूँगा, पर यह है कि कैजुअलिटी रेशियो बहुत कम हो गया है अभी। जी 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 जी। तो मतलब अब जो एवरेस्ट का क्लाइंबिंग का प्रोसेस है, उसको फतह करने की जो प्रक्रिया है, उसमें अगर कोई इंटरेस्टेड है और थोड़ी बहुत माउंटेनियरिंग जानता है तो वो जा सकता है। हाँ, मैंने बताया ना आपको कि भाई बेस कैंप में ही कई लोग जो है बेस कैंप में ही जैसे जूता पहनना सीखते हैं। उनके पास पैसे है, उनके पास फंड है या फिर उनके पास स्पॉन्सर है। तभी मैंने बोला कि विदाउट शेरपा आज इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारा कुछ आज के डेट में 1000 मीटर के जितने भी पीक्स है उसमें बिना शेरपा का आज कोई भी नहीं जाता, और सब कुछ शेरपा करके देता है। इवन मैंने तो ये भी देखा बहुत सारे क्लाइंबर्स का जो
उनका कैराबिनर भी चेंज करते हैं, उनका जुमार भी चेंज करते हैं, उनका ऑक्सीजन रेगुलेटर चेंज करके देते हैं उनको, उनका इवन पानी का बोतल तक वो लोग उठा के ले जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई पाँव तो रखना ही तो उठा के ले जाते हैं, तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पर शेरपाओं का जो भूमिका वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जब नीचे आके फिर उन शेरपाओं को भूल जाते हैं। बहुत सारे शेरपाओं ने मुझे बोला कि नहीं नहीं, फलाने ने मुझे बोला था कि आप सबमिट करा दोगे तो 1 लाख रुपया दूंगा, किसी ने बोला था कि आपके बच्चों को मैं पढ़ा दूंगा। वहां पे तो बड़ी बड़ी बात करते हैं लोग, लेकिन जब नीचे तो मैं खुद लोगों को बोलता था कि भाई जब सबमिट करके साउथ कोल पहुंचते तो लोग भूल जाते हैं जी। तो ये मैं कई लोगों को मैं भी बोलता था कि भाई एक बार सबमिट करके साउथ कोल पहुंच जाओ तो आदमी जो है भूल जाता है, फिर वो फिर बड़े बड़े सपने देखने लगता है और बड़े बड़े लेक्चर देने लगता है। तो वो उसकी अपनी सोच है, पर मैं समझता हूँ कि आज भी जो है शेरपाओं की भूमिका बहुत बड़ी है। निश्चित रूप से। और तेन सिंह नोरके उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं कि एडमंड हिलेरी के साथ वो वहाँ पहुंचे पहली बार एवरेस्ट के शिखर पर। अच्छा, एक प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा से रहा कि जैसे एवरेस्ट के शिखर पे पहुंच के लोग वहां पर तिरंगा झंडा गाड़ते हैं और ये घोषणा करते हैं कि हमने एवरेस्ट को जो है कॉन्कर कर लिया है, तो इसकी सूचना बाहरी दुनिया को कैसे पहुंचती है? बहुत सारे लोग कॉन्कर करना बोलते हैं, मुझे तो ये शब्द ही बेकार अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि नेचर इतना बड़ा है कि आप नेचर के साथ फाइट नहीं कर सकते। हम लोग नेचर से तो विजय नहीं। मैं समझता हूँ कि वो उसका बोलते हैं ना, माउंटेन कॉल करता है। जी माउंटेन आपको आपको बुलाता है। जी जी। आप तो बोलते कि हमने फतह कर दिया, हमने विजय कर दिया, वो शब्द मेरे को थोड़ा सा दुखदाई जैसा लगता है। उसकी मर्जी थी, उसने बुलाया। मैं तो भगवान मानता हूँ, मैं तो माँ मानता हूँ इसको, और रिस्पेक्ट करता हूँ। नेचर से हम लोग फाइट नहीं कर सकते। और आप जैसे समिट पे पहुंचते हैं तो चारों तरफ की आप फोटोग्राफ लेते हैं। एवरेस्ट एक ऐसा पीक है जिसका आप कैसे भी फोटो खींचेंगे ना तो लोगों को पता लग जाएगी ये एवरेस्ट है, टॉप है। क्योंकि वो दूर दूर तक जाए कोई माउंटेन नहीं है, सामने मकालू दिखता है एक, और लोथ से नीचे दिखता है, तो दूर दूर तक जो है आपको कोई भी माउंटेन नहीं दिखते हैं। यदि टॉप में आप फोटो खींचते तो आपको पता लग जाता है कि भाई ये एवरेस्ट है। मैक्सिमम लोग आपको बता देंगे कि हाँ, जो एक बार चढ़ा है वो भी बता देगा कि ये एवरेस्ट है, फोटो देखते ही। बाकी पीकों में थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। पहले पहले तो ये भी कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे एक्सपीडिशन थे जो पहले 90s के आसपास में कई दूसरे पीक में ही पहुंच गए और आगे क्लेम भी किया। बाद में जब उस पर ज्यादा वो किया गया, सर्च किया गया और मैप के द्वारा उसको मिलाया गया, तो फिर पता लगा कि नहीं, ये सबमिट नहीं था, और फिर दोबारा एक्सपीडिशन गए। और कई पीक में ऐसा भी हुआ कि लोग चढ़े थे, लेकिन जो बोर्ड थी, बोर्ड का जो मैप के साथ टैली कराते हैं फोटोग्राफ से, वो ढंग से नहीं कर पाए तो अनसक्सेस दिखाया। जब बाद में कोई एक्सपीडिशन गया 2-3 साल बाद, तो उन्होंने वहां पर उनका रखा हुआ पिटन था या स्नो बार था, नाम लिखा हुआ, वो मिला उनको। तो बाद में 2-3 साल बाद भी जो है उसको बोला गया कि हाँ, फर्स्ट सबमिट उनका था। तो बाकी पीकों में कई बार ऐसा हो जाता है, पर एवरेस्ट एक ऐसा पीक है कि जिसमें फेक करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि कुछ लोग पकड़े गए थे लास्ट ईयर भी, काफी इंडियन माउंटेनियरिंग में काफी बदनामी हुई थी कुछ लोगों ने जो इस तरह से फेक एवरेस्ट का सर्टिफिकेट लेके आए थे। अदरवाइज आपको नेपाल टूरिज्म जब प्रॉपर फोटोग्राफ देख के, और बेस कैंप में लाइजन ऑफिसर भी होता है, वहाँ से सैटेलाइट फोन से बात करते हैं, और फोटोग्राफ पे है ही है। आजकल तो वीडियो भी बनाते लोग, जो सा जीपीएस है, जीपीएस के थ्रू भी आजकल हम लोग वो करते हैं। जीपीएस तो एक एक्यूरेट बताता है कि यहाँ तक आप गए थे, ट्रैक दिखाता है वो पूरा। जी, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के पास एक सैटेलाइट फोन भी होता है? हाँ, मैं तो हमेशा सैटेलाइट फोन और जीपीएस रखता हूँ। जीपीएस आपको, आप किधर गए, कैसे गए, हर 5 मीटर का आपको बताता है वो, कहाँ तक पहुँचे, पूरा ट्रैक आपको बना के भेजता है वो हर 5 मिनट में। आप पे डिपेंड करता है आप कितने मिनट पे जो है वो करते हैं। वो सैटेलाइट खुद ही अपने आप फोटो भेजता है, वहाँ से सैटेलाइट इमेज भेजता है, ट्रैक दिखाता है वो, आप अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं उसको। तो मैं जब भी काठमांडू से चलता हूँ तो अपना जीपीएस लेके चलता हूँ, और जीपीएस में वो फीड करता हूँ, और जिस कैंप से भी दूसरे दिन चलना है फिर दोबारा ऑन करके वहाँ से प्रॉपर लेके जाता हूँ, तो लोग देखते हैं उसको और लोगों को पता लगता है, और एक रिकॉर्ड भी रहता है। इन फ्यूचर में कोई जाना भी चाहता है उस ट्रैक को फॉलो कर सकता है। जी जी। लवराज जी, हम लोगों ने एवरेस्ट के बारे में काफी बात कर लिया। मैं आप पे थोड़े
निजी जीवन के बारे में बात करूंगा। आपकी जो अर्धांगिनी है, धर्मपत्नी है, उनसे हम लोगों ने कुछ हफ्ते पहले बात की थी, रीना कौशल धर्मशक्तु जी। तो ये जो आपका पारिवारिक जीवन है बड़ा रोचक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कम होता है कि पति जो है वो पर्वतारोही हो और पत्नी ने साउथ पोल की यात्रा की हो, या मैं कहूँगा कि पति ने 7 बार एवरेस्ट स्केल किया और पत्नी ने साउथ पोल स्केल किया हो। दोनों ही एडवेंचर स्पोर्ट्स की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। ये जो आपका चुनाव था, जैसा उन्होंने बताया हम लोग कुछ हफ्ते पहले, रीना जी ने, कि दिल्ली वो जाती थी, वहीं आपसे मुलाकात हुई और फिर उसके बाद वो जो है शादी में मामला तब्दील हो गया। तो ये एक एक्सीडेंट था या आपने अपने जिंदगी के शुरू में सोचा था कि मेरा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए? बोलते हैं ना, जोरी जो है ऊपर से बन के आता है ना, तो मेरे साथ यही हुआ। यदि सच बोलूं तो मैं कोई ऐसा नहीं था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा। और मैं यदि फैक्ट बताऊं तो वही मैंने बोला ना, जोरी ऊपर से बन के आता। बीएसएफ में मुझे ऑलमोस्ट तीसरे साल चल रहा था और अच्छे पोस्ट में था मैं। जनरली हमारे मुंशियारी वाले एरिया में, हमारे समाज में जो है, वो कहीं किसी भी नौकरी में जाता है, ट्रेनिंग पूरा नहीं हुआ था उसकी मंगनी हो जाती है और रिश्ते आ जाते हैं। और जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होता है वैसे ही उसकी शादी हो जाती है। 1 साल के अंदर नौकरी लगने के 1 साल के अंदर शादी हो जाता है। जी। बहुत सारे रिश्ते आते हैं उसका। बिल्कुल। और मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि 3 साल तक कोई रिश्ता ही नहीं आया। है ना? तो कोई नहीं आया। मैं भी अपना इतना वो नहीं था कि भाई कोई आएगा, ठीक है। मैं भी ज्यादा झूठ खोज तो मेरी तरफ से भी नहीं हो रहा था, लेकिन होता है कई बार लड़कियों की तरफ से भी काफी आता है, झूठ खोज होती। या तो फिर लोगों ने सोचा फौज में है इसलिए शायद लोगों ने पसंद नहीं किया, या फिर लोगों ने सोचा होगा कि ये तो माउंटेनियर और रिस्की गेम है, इसलिए भी हो सकता है। पर 3 साल तक कहीं से भी कोई ऐसा बात नहीं छिड़ी शादी की। और मैं ले में था, मैं किसी एक्सपीडिशन से आ रहा था, ये लोग किसी एक्सपीडिशन में। तो आईबी वाले वहाँ पे एंट्री करते हैं, जाने वालों का भी आने वालों का भी। जी जी। तो वो आईबी वाला मेरे होटल में आया था, उसने मेरा सारा एंट्री किया। उसके बाद उसने ऐसे ही बोला कि आईएमएफ से 2 एक्सपीडिशन और आ रखा है, 2 लाइजन ऑफिसर आ रखा है फलाने होटल में, मैं वहाँ भी मैंने जाना है। तो मैंने कहा मैं तो जानता हूँ, यदि कोई आए मैं तो चलो मैं शाम को जाऊंगा। तो शाम को मैं गया वहाँ पे, देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, ये लोग कहीं घूमने उमने गए थे। और मैं 10-15 मिनट बैठा वहाँ पे। फिर मैं वापस आने लगा। मैंने कहा छोड़ो अब वापस चलता हूँ। जैसे मैं वापस गेट पे पहुंचा तो ये लोग आ रहे थे। तो जो एजेंसी वाला था, जो वो हैंडलर था, वो इनका जो सारा अरेंजमेंट करने वाला, वो मेरे खुद ही जानने वाला था। उसमें एक लाइजन ऑफिसर भी मेरे जानने वाला था। तो फिर हम लोग गले गले मिले और बोला कि चलो कश्मीरी कौवा पीते हैं। और एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए और कौवा पिए आ गए। मैंने इनसे बात भी नहीं की थी, ऐसा कोई बात भी नहीं हुआ। और जब 1 महीने बाद ये वापस आए तो एक संयोग था, आईएमएफ में मिले हम लोग और ऐसी छोटी मुलाकात थी, ऐसे हेलो हाय हुई, मैं चला गया। फिर कुछ दिनों बाद फिर मिले हम लोग। ऐसी ऐसी मुलाकात होती थी, मतलब इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। वो एक तभी मैं बोला था ना कि जोड़ी ऊपर से बनता है, और यही मुलाकात कई बार आईएमएफ में हुआ हमारा। फिर ऐसे ही करके हमने फिर चलो डिसाइड किया कि चलो हमें एक उसमें बच जाना चाहिए, बंधन में। जी जी। और ये बंधन जो है बड़ा ही सुहाना है, बड़ा ही रोचक है। दोनों लोग साहसिक अभियानों के बिल्कुल शैदाई हैं, साहसिक अभियानों के समर्थक हैं। अच्छा ये बताइए कि मुंशियारी से आपका कैसा ताल्लुक है, क्योंकि हम लोग कुमाऊं में यहाँ रह रहे हैं और निश्चित रूप से कुमाऊं से लाखों लाख लोग बाहर गए हैं। तो मुंशियारी से भी आपका क्या संपर्क है? हर साल जाता हूँ मैं मुंशियारी, और मुझे बहुत लगाव है मुंशियारी से, अपने गांव से, अपने गांव के लोगों से, अपने समाज के लोगों से और अपने उत्तराखंड के लोगों से। और हर साल जाता हूँ, गांव जाता हूँ और पूरा अपना सामान खुद उठा के जाता हूँ। पैदल चलना होता है, कई बार मेरे गांव तक पैदल जाना पड़ता है। अभी जस्ट 1 महीने पहले ही वहाँ पे जो है टावर लगा, अदरवाइज वहाँ फोन भी नहीं था, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी, रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, कई बार लाइट की वो नहीं थी। तो बहुत रिमोट एरिया में है, तो मैं आज भी सिंपल जाता हूँ। पर कई बार गांव वालों को लगता है कि
पता नहीं लवराज सिंह कितना बड़ा है ऐसा लगता है, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं छोटा ही आदमी हूँ। मैं गांव वालों को लगता है कि कई बार कि भाई लवराज बहुत बड़ा आदमी बन गया लेकिन गांव के लिए कुछ नहीं कर रहा। वो मेरे को बोलते थे यार टावर तो लगा दे, यहाँ एक डॉक्टर तो लेके आओ, आपके आपके बोलने से बहुत दम होगा, आपके बोलने में पावर है, वजन है, ऐसे बोलते थे। पर मैं ही जानता हूँ मेरे बोलने पे कितना वजन है। वो गांव वालों की एक प्यार है, वो देखा जाए तो वो लोग उम्मीद करते हैं। पर ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर पाया जो उनकी उम्मीद पे मैं खड़ा उतर सकता हूँ। कई बार मुझे लगता है कि गांव वाले तो लगता भी होगा यार ये इतने बड़े उसमें पहुंचने के बाद इसने गांव के लिए कुछ नहीं किया। पर समस्या ये है कि आज कुछ रूल्स ऐसे हैं, कुछ जो नियम है वो बहुत ही जटिल है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और हम भी इतने बड़े नहीं हैं जितना मेरे गांव वाले समझते हैं मुझे, पर उनका प्यार समझता हूँ मैं ये। पर मैं हर साल जाता हूँ और जहाँ पर वो यरसा गुम्पू कीड़ा घास जुटने जाते हैं वहाँ भी मैं अपने छोटे बेटे को भी लेके गया था, 6 साल के बेटे को भी लेके गया था। 10-12 दिन वहाँ रहा मैं। सभी लोग मुझे बुलाते थे अपने अपने टेंटों में, उनके साथ रहा, उनके साथ बैठा, उनकी जो टफनेस है उसको देखा करीब से। इन्वायरमेंट के बारे में उनको बताया मैंने, उनको हाइजीनिक के बारे में बताया और उनको भी बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी उनके साथ रहने का अच्छा मौका मिला। हम लोगों ने पूरी फैमिली गए थे हम लोग और खूब एंजॉय किया हमने वहाँ पे। तो गांव का अच्छा प्यार मिलता है पूरे मुनस्यारी के पूरे समाज के लोगों का। जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी जड़ों के साथ लगातार संपर्क बना रखा है। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई शख्स वो माउंटेनियरिंग के लिए जाए, उसके दिमाग में भी आपके जैसे ख्याल आए कि मुझे एवरेस्ट को स्केल करना है और इस हिसाब से फिर वो अपना जीवन और नाम कमाना चाहता हो, तो क्या एहतियात क्या बरतने चाहिए, किन लोगों को जाना चाहिए, उसके लिए क्या आपको लगता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो नेचर से उसको प्यार होना चाहिए। नेचर को देखने का जो नजरिया है वो होना चाहिए। मैंने बोला ना कि कई लोग उसको वो करके जो है बिजनेस की तरफ अपने उस बिजनेस को कैच करना चाहते हैं एवरेस्ट के नाम से और पीकों के नाम से। वो न करके जो है नेचर के करीब आप यदि आप नेचर से प्यार करते हैं तो क्लाइंबिंग एक बहुत अच्छा हुआ है। किसी भी पीक में आप जाइए और फिजिकल आप अपना फिट रखिए, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि लाइफ एक बार मिलता है और आदमी को कैलकुलेट रिस्क लेना चाहिए। आप सीधे ही एडजस्ट चले जा रहे हो तो आप टोटली जो है शेरपा गाइड पे डिपेंडेंट है, तो वो एक रिस्क हो जाता है। इसलिए जो स्टेप बाय स्टेप जाइए। पहले आप कोर्स करिए, उसके बाद 6,000 का पीक करिए, 7,000 का करिए, फिर आप एवरेस्ट में जाइए। और यदि आपका फिजिकल बहुत आपको अलाउ नहीं कर रहा है तो कोशिश करिए कि वो छोड़ दीजिए, आप छोटे पीक में जाइए या फिर ट्रैकिंग करिए। आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, हाई टू ट्रैक कर सकते हैं, जैसा आपका फिजिकल आपको अलाउ करता है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं फिजिकली काफ़ी डाउन है लेकिन वो चाहते हैं कि मैं एवरेज चढ़ूँ, तो उनके लिए बहुत रिस्क हो जाता है ये चीज़ें। मैं यही कहूँगा कि भाई फिजिकल बहुत ज़रूरी है और मेंटल स्ट्रांग भी बहुत ज़रूरी है होना। और कोर्स करके स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा अच्छा आप कर सकते हैं। और मेरे लायक यदि कई कई युवा हैं जो हर इंस्टीट्यूट में जो 40 ईयर तक लेते हैं बेसिक कोर्स के लिए, तो किसी भी इंस्टीट्यूट से उसको करना है तो आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनका हेल्प करने की कोशिश करूँगा, सीट दिलाने की कोशिश कर सकता हूँ, उनको गाइड करने की कोशिश कर सकता हूँ। और किया मैंने, बहुत सारे लोगों को गाइड किया, बहुत सारे लोग अच्छे क्लाइंबर हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आपका सहयोग जो है हमेशा उपलब्ध रहता है। आता है मुझे रोज कोई ना कोई फ़ोन करता है। खासकर हर इंस्टीट्यूट से मैं जुड़ा हुआ हूँ तो इंस्टीट्यूट वाले मेरा नंबर दे देते हैं। जो भी कोर्स में जाता है, बेसिक कोर्स में एडवांस कोर्स के लिए जाता है, उन वो पूछते होंगे वहाँ इंस्ट्रक्टरों को, तो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि भाई आप वो है लवराज सिंह राइट पर्सन, उससे डिस्कस बात करो। आता है बहुत सारे लोगों का फ़ोन, कुछ लोग फेसबुक के माध्यम से, कुछ लोग इंस्टाग्राम के माध्यम से ऐसे कांटेक्ट लेके जो है कांटेक्ट करते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है उनसे बात करके, उनको गाइड करके। और बहुत सारे लोग हैं जो सबमिट करने के बाद जो है काफ़ी याद भी करते हैं और आते भी हैं, मिलते भी हैं। तो अच्छा लगता है दूसरे को सपोर्ट करना। और ये मेरा एक नेचर है कि मैं औरों को भी हेल्प करूं।
जिस तरह से भी मेरे से बन पड़ता है। जी, बहुत बड़ी बात है। और लवराज जी, आपकी ख्याति एक एवरेस्टर की, एक माउंटेनियर की तो है, लेकिन उसके साथ एक ख्याति आपकी और है जो मुझे पता चली है कि आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जहाँ आप नौकरी करते हैं, उसके कार्यक्रमों में भी आपकी डिमांड बहुत रहती है, कि एक बहुत ही गुप्त सूत्र ने हमें बताया है। नहीं नहीं, ऐसा मतलब बस यह है कि थोड़ा बहुत नेचर के नज़दीक जाते हैं तो कई बार जो है आपको बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। कई बार बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आता है, तो आप यदि हंस के लोगों से बात करके और ऐसे गुनगुना के कुछ पुरानी चीज़ों को याद करके यदि आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। मैं ऐसा कोई प्रोफेशनल गाइड नहीं हूँ, और थोड़ा बहुत ऐसा गुनगुना लेता हूँ कई बार जब मैं बहुत ही थक जाता हूँ या फिर काफ़ी डिफिकल्टीज आती है, तो मैं कुछ सॉन्ग है जिसको मैं अपने अंदर गुनगुनाता हूँ और मुझे उससे एक एनर्जी भी मिलता है। और मैं लोगों को बोलता भी हूँ कि भाई जब भी इस तरह से लगे तो आप अंदर से सोचो, अंदर से अच्छी चीज़ें सोचो, निगेटिव चीज़ें नहीं, पॉजिटिव चीज़ें सोचो। और कुछ ऐसे जोश वाले ऐसे गाने गुनगुनाओ, कुछ इस तरह से सोचेंगे तो आपका आप जो है ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा और एक नई एनर्जी आपको मिलेगा। बस यही है। जी, तो मैं ये चाहूंगा कि चलते चलते दो चार लाइन अगर आप हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के श्रोताओं के लिए गुनगुना देते, तो आपका जो ये प्यार है संगीत के प्रति, उससे हम लोग भी लाभान्वित होते। दूर का राही करके एक किशोर कुमार जी का गाना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, और मैं काफ़ी टाइम से उसको गुनगुनाता भी हूँ। और जब भी मुझे ऐसा लगता है, ऐसे और भी हैं कहीं पर, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करूँगा 2 लाइन आपको सुनाऊँ इसको। जरूर जरूर। जिम्मा जिम जिम जिम्मारा, जिम्मा जिम जिम जिम्मारा, साथ है तेरे ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। जिम्मा जिम जिम जिम्मारा, जिम्मा जिम जिम जिम्मारा, साथ है तेरे ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। और ये जो आपका गला है वाकई बहुत ही सुरीला है, और बहुत मजा आ गया। लग ही नहीं रहा था कि एक नॉन प्रोफेशनल गाना हम सुन रहे हैं। और हम लोगों की बहुत दुआएं हैं आपके लिए, जिस तरह से आपने एक रिकॉर्ड बनाया है 7 बार एवरेस्ट पे जाने का, तो आप और 7 बार जाएं और पूरी दुनिया में अपना नाम कमाएं। और आपने अपना बहुत बेशकीमती वक्त आकाशवाणी अल्मोड़ा के लिए दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। जी, बहुत धन्यवाद।